तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, तो बेसिकली आज का ये जो पार्ट है ये हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे और जो इटली के मतलब कि जो विश्वविद्यालय है वो सर्वप्रथम इटली में ही क्यों खोले गए उस कारण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी के जो आपके पॉइंट बचते हैं मानवतावादी के बारे में और जो भी पॉइंट बचते हैं वो हम बाकी की 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, पुनर्जागरण एक फ्रांसीसी शब्द है। पुनर्जन्म, पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, फिर यह रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में शुरुआत हुई। तो देखिए, पुनर्जन्म एक फ्रांसीसी शब्द है, फिर जाके पुनर्जागरण बना और पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी, फिर यह धीरे धीरे रोम में, वेनिस और फ्लोरेंस में भी होने लगी थी। पुनर्जागरण ने लोगों में समानता की भावना पैदा की और आज समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रिवाजों पर हमला किया। यानी कि पुनर्जागरण की वजह से ही लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हुई और समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए थे उन सभी को इसने ख़त्म किया है। ठीक है, पुनर्जागरण काल के साहित्य ने लोगों की राजनीतिक सोच में एक महान परिवर्तन लाया है। यानी कि पुनर्जागरण काल के जो साहित्य के जो लोग थे, मतलब जो साहित्य थे, उन्होंने लोगों की राजनीतिक सोच में भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। ठीक है, कैसे, एक तो पुनर्जागरण पुरुष हैं और कई हितों और कौशल वाला व्यक्ति। तो मतलब कि ये जो पुनर्जागरण है, उस समय कुछ पुरुष हुआ करते थे जिन्हें पुनर्जागरण पुरुष कहते थे। वो लोगों के हितों के बारे में सोचते थे और उनके पास कई कौशल भी हुआ करते थे। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि पुनर्जागरण क्या है, ये एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई, फिर धीरे धीरे रोम, वेनिस और फ्लोरेंस में हुई। पुनर्जागरण ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को ख़त्म कर दिया, उन्होंने राजनीतिक सोच को बदलाव किया। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंटिंग प्रेस का। तो पॉइंट 2 है प्रिंटिंग प्रेस। 1455 में गुटेन वर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। 1455 में कौन से वर्ग के द्वारा? गुटेन वर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। यानी कि इसका तो आविष्कार कहाँ हुआ था? गुटेन वर्ग के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। लेकिन यूरोप में 1477 में कैक्सटन द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारों से पुस्तकों की मात्रा बढ़ गई, इसने शिक्षा प्रसार में मदद की। यानी कि प्रिंटिंग प्रसार की वजह से, आविष्कार की वजह से जो पुस्तकें थी उनकी मात्रा अधिक बढ़ती गई, लोगों के पास अधिक पहुंची, मार्केट में अधिक है, जिसकी वजह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लियोनार्डो दा विंसी। ये एक हमारे चैप्टर में एक अहम रोल निभाते हैं, उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक चित्रकार थे बेसिकली। तो लियोनार्डो दा विंसी सबसे महान चित्रकारों में से एक थे। उनका जन्म 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। लियोनार्डो दा विंसी एक चर्चित कलाकार था। इसकी अभिरुचि वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान से लेकर गणितज्ञ शास्त्र और कला तक विस्तृत थी। इन्होंने ही मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसी चित्रों की रचना की थी। मोनालिसा द लास्ट सफ़र लियोनार्डो दा विंसी की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग थी। तो आज भी जब हम मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में और द लास्ट सफ़र इसके बारे में बात करते हैं तो वो किसने लिखा था? लियोनार्डो दा विंसी ने। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका नाम हमारे चैप्टर में लिया जाता है। उसके बाद आता है गैलीलियो कौन था? तो गैलीलियो इटली का एक महान वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का पता लगाया। तो गैलीलियो कौन था? गैलीलियो वो था जो इटली का एक महान वैज्ञानिक था जिसने दूरबीन यंत्र का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से वो खगोल शास्त्र के अन्य तथ्यों और रहस्यों का पता लगा पाया था। ठीक है, उसके बाद है कि यीशु की सोसाइटी। तो 1540 में इग्नेशियस लोयोला द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की गई। इसने प्रोटेस्टेंटिज्म का मुकाबला करने का प्रयास किया। 1540 में किसके द्वारा? इग्नेशियस लोयोला के द्वारा यीशु की सोसाइटी की स्थापना की। इसने जो प्रोटेस्टेंटिज्म था उसका मुकाबला करना स्टार्ट किया। कौन था ये? एक तरह का एक समूह था। ठीक है, विचारधारा थी, उसको ख़त्म करना चाहता। ठीक है, फिर तीसरा है एंड्रूज वेसेलियस।
बेल्जियम मूल के एंड्रयूज वेसेलियस 1514 से 1564 पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान में के प्रोफेसर थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए मानवीय शरीर की चीरफाड़ प्रारंभ की थी। यानी कि अगर हम बात करें कि एक व्यक्ति को चीरफाड़ करके उसके सूक्ष्म परीक्षण की शुरुआत किसने की, तो वो की थी एंड्रयूज वेसेलियस ने। और ये बेल्जियम मूल के एक पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान भी थे 1514 से लेकर 1564 तक। ठीक है। फिर 7वां है कि द पाइटा नामक चित्र। तो माइकल एंजेलो के द्वारा मेरा कोई शरीर धारण करते हुए द पाइटा नामक चित्र दर्शाया गया। यानी कि द पाइटा नामक चित्र में क्या दर्शाया जाता है, इसमें मेरा कोई शरीर धारण करते हुए किसका, माइकल एंजेलो के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है। 8वां है यथार्थवाद क्या है। तो यथार्थ चित्र बनाने की कोशिश शरीर विज्ञान, रेखागणित, भौतिक तथा सौंदर्य की उत्कृष्ट भावना ने इतालवी कला को नया रूप दिया, जिसे बाद में यथार्थवाद कहा गया। यानी कि यथार्थवाद क्या है कि चित्र बनाने की कोशिश, शरीर बनाने की कोशिश, रेखागणित, भौतिक तथा सौंदर्य की उत्कृष्टि बनाने के लिए भावना से इतालवी लोग थे, जब वो इसे बनाने लगे तो बाद में आगे चल के इसे यथार्थवाद का नाम दे दिया गया। आगे इन सभी पॉइंटों के बारे में डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे करवा देता हूँ। 9वां है कॉन्स्टेंटाइन के अनुवाद नामक दस्तावेज। यानी कि कॉन्स्टेंटाइन का एक अनुवाद नामक दस्तावेज है, वो क्या है, तो संभवतः प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि यह दस्तावेज असली नहीं अपितु परवर्ती काल में जालसाजी द्वारा तैयार राजाओं की खुशी का कारण है। यानी कि ये देखिए कॉन्स्टेंटाइन नामक जो अनुवादिक दस्तावेज है वो क्या है कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट जो कि कॉन्स्टेंटाइन द्वारा जारी न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर आधारित ये दस्तावेज था। ठीक है। फिर उसी पर पादरियों का दावा था कि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे हैं। कौन से, जो मानवतावादी विद्वान यानी कि जो पादरी थे उनका कहना ये था कि जो मानवतावादी विद्वान है वो ये दर्शाने में सफल रहे थे कि दस्तावेज असली नहीं है अपितु ये दस्तावेज असली ही था, बल्कि ये दस्तावेज जालसाजी द्वारा तैयार किया गया था, जो कि राजाओं की खुशी का कारण हुआ करता था। ठीक है। फिर 10वां है कि प्रोटेस्टेंट सुधारवाद। ये क्या है, सन 1570 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर किंग 1546 ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम देके लूथर ने अमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। यानी कि ये जो कि सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है। इसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा था। ठीक है। इस अभियान को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर ने अमूल परिवर्तन का समर्थन नहीं दिया था। ठीक है। उसके बाद था कि जेसुइट कौन होते थे। तो जेसुइट देखिए, स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनकी आयु क्या कहलाए, जेसुइट। यानी कि स्पेन के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनके द्वारा संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने, एक व्यक्ति था, इसके द्वारा 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक एक संस्था की स्थापना की गई। उसके जो अनुयायी थे उनके लोगों को कहा जाता है जेसुइट। ठीक है। उसके बाद आता है कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में। तो कोपरनिकसीय क्रांति के बारे में देखिए, ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड घूम रहे हैं। विज्ञान की इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। तो कोपरनिकसीय क्रांति क्या है, कोपरनिकसीय क्रांति के तहत ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। क्या है, पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय पिंड घूम रहे हैं। विज्ञान की इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को भी प्राप्त कर लिया था। ठीक है। उसके बाद आता है यूरोप में सर्वप्रथम विद्यालय इटली में क्यों खोले गए। तो क्यों खोले गए आइए जानते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है ये वाला, 20वीं शताब्दी में पादुआ व बोलोनिया नगर व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थे। यानी कि 20वीं शताब्दी में एक पादुआ था, एक बोलोनिया, ये दो नगर थे जो कि व्यापार और वाणिज्य से संबंधित थे। ठीक है। वकीलों व नोटरी के बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए नियमों को लिखने, व्याख्या करने व समझौते तैयार करने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि जिस समय ये दोनों नगर जब व्यापार व वाणिज्य से संबंधित थे, तो उस समय वकीलों व नोटरी कि बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए नियमों को लिखने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए, समझौतों को तैयार करने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है। पादुआ व बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र अध्ययन के केंद्र थे। यानी कि विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र कौन थे? पादुआ व बोलोनिया। ठीक है। फ्रांचेस्को पेट्रोक के प्रयत्नों से कानून रोमन संदर्भ में पढ़ा गया, वहाँ के प्राचीन लेखकों की रचनाओं को भी। यानी कि फ्रांचेस्को पेट्रोक के प्रयत्नों के कारण जो कानून था वो रोमन संदर्भ में पढ़ा गया, और वहाँ के जो प्राचीन लेखकों की रचनाएं थी वो भी रोमन के संदर्भ में पढ़ी जाने लगी थी। ठीक है। उसके बाद है कि नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे ज्ञान की अवधारणा। यानी कि नई संस्कृति में धार्मिक शिक्षण के परे उन्होंने ज्ञान, अब इटली के इन विद्यालयों में ज्ञान दिया जाता था। पेट्रोक के स्थायी नगर निवास फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय मानवतावादी विचारधारा का प्रसार करते थे। ठीक है। और नए विश्वविद्यालयों में, ये जो नए विश्वविद्यालय थे, इनमें व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक मानवतावादी कहलाया करते थे। मानवतावादी अध्यापक कौन कहलाते थे? नए विश्वविद्यालय में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास व नीति दर्शन पढ़ाने वाले अध्यापकों को। ये वैसे धार्मिक नहीं वरन उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति के चर्चा व वाद विवाद से विकसित थे। ह्यूमैनिटीज लातिनी शब्द ह्यूमैनिटास से बना था। ठीक है। मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान उल्लेखनीय है। दांतों व जोतों का योगदान। यानी कि मानवतावादी विचारधारा के प्रसार में इटली के जीवंत बौद्धिक नगरों का योगदान उल्लेखनीय है, क्योंकि वे दांतों और जोतों का योगदान हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। रेनेसा व्यक्ति, रेनेसा शब्द का प्रयोग उस मनुष्य के लिए किया जाता है जिनके अनेक रुचियाँ हों और अनेक हुनरों में उसे महारत हासिल हो। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है मानवतावाद, लेकिन इस पॉइंट को हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। अगली वीडियो हम केवल मानवतावाद के बारे में ही बात करेंगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और बेसिक जो आपका नॉलेज थी इस चैप्टर के बारे में, मतलब कि एक भूमिका जो थी वो आपकी बन गई होगी। ठीक है। तो ऐसा करता हूँ दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में आपके अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।